बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट थी पूजा मिश्रा। उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा पे इल्जाम लगाया था कि सोनाक्षी सिन्हा उन पर जादू करके उनके प्रोजेक्ट्स छीन लिया करती थी। मुझे फील हुआ है कि किसी ने आके मेरा सर दुबाना स्टार्ट कर दिया और सोनाक्षी ने कहा मैं इस कदर डर गई कि मैं वहीं पर फ्रीज हो गई। और ये जो लोगो है, खास तौर पे जो वन आई वाला लोगो है, कहा ये जाता है कि ये दज्जाल की तरफ या इल्यूमिनाटी सोसाइटी की तरफ एक इंडिकेशन है। दीपिका ने बिग बॉस का सीजन किया, उसके बाद दीपिका को कैंसर हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला ने सीजन किया, सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हो गया। शेफाली जडेवाला बिग बॉस का पार्ट बनी और शेफाली जडेवाला को हार्ट अटैक हो गया। जब स्टेटमेंट सामने आई सुशांत सिंह राजपूत की, तो 3 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ पूजा पार्ट पे गए थे उनके। कृति सैनन उठती है और बोतल को उठा के थोड़ा पीछे करके रख देती है, बेड पर जाकर बैठती है, बात करना स्टार्ट करती है, बोतल फिर नीचे गिर जाती है। हाथ जोड़कर होटल के कमरे में कहना स्टार्ट कर दिया कि अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो मुझे। कंगना रनावत पर एक फैन ने इल्जाम लगाया था कि कंगना रनावत एक चुड़ैल है, कंगना इज अ विच। सलमान खान खुद इतनी कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं, लेकिन सलमान खान खुद लोगों को कंट्रोवर्सी से कैसे निकाल के उठा के। कंट्रोवर्सी सामने आई ये वाली, उन दिनों हानिया आमिर की बादशाह के साथ। हेलो एंड वेलकम बैक टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और ज़बरदस्त सी एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के हवाले से। आज हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा के हवाले से। अब सोनाक्षी सिन्हा वैसे तो दिखने में खूबसूरत भी हैं और एक टैलेंटेड रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं, पास्ट में बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी दी हैं, सलमान खान के साथ भी मूवीज़ की हैं। लेकिन उसका एक और एस्पेक्ट है। कहा यह जाता है कि सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की सबसे बड़ी जादूगरनी है। इस बात में कितनी सदाकत है? चलते हैं लबीबा की जानिब, लबीबा से पूछते हैं। लबीबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हसन आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। लबीबा एनर्जी डाउन लग रही है आपकी। नहीं, ये जो आपने स्टेटमेंट दे दिया ना कि सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की सबसे बड़ी जादूगरनी है, हाँ। बड़ी शॉकिंग है, लेकिन मैंने भी ऐसा सुना है, किसी और एक्ट्रेस के मुंह से ही इस बात को सुना है। शुरू करते हैं सबसे पहले सोनाक्षी की लाइफ के हवाले से। क्या स्ट्रगल्स थी? ऑब्वियसली कि बड़े एक्टर की बेटी थी, स्ट्रगल तो नहीं आई होगी बॉलीवुड में आते हुए, नेपो किड्स। तो बताएं आप। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं और शत्रुघ्न सिन्हा का बचपन में एक डायलॉग हम सुनते थे, खामोश, बड़ा फेमस होता था वो, तो उस टाइम से उनकी वो पहचान बन गया हुआ था। सोनाक्षी सिन्हा के करियर के बारे में ये कहा जाता है कि सोनाक्षी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए था क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने थोड़ा वेट गेन किया हुआ था अपनी अर्ली लाइफ में, और सोनाक्षी इतनी खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी। जो सलमान खान के साथ, हालांकि जो उनकी पहली फिल्म आई थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन अगर किसी ने बिग बॉस देखा हो, वैसे ना हर इंसान ने अपनी जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में बिग बॉस का एक सीजन जरूर देखा है। बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट थी पूजा मिश्रा। उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा पे इल्जाम लगाया था कि सोनाक्षी सिन्हा उन पर जादू करके उनके प्रोजेक्ट्स छीन लिया करती थी। अच्छा, पूजा मिश्रा ने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा पे इल्जाम नहीं लगाया, उनका ये कहना था कि सोनाक्षी सिन्हा के फादर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी को करियर की पीक तक पहुंचाने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पर भी जादू करते हैं। यस। अच्छा, महेश भट्ट की एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। महेश भट्ट कितने फेमस हैं, पूजा भट्ट के और आलिया भट्ट के फादर। उन्होंने एक दफा ऑन कैमरा ये बात मानी थी कि बॉलीवुड में हर कोई जादू करता है। ये महेश भट्ट खुद कह रहे हैं। अब मतलब ये कैसे एक इंसान के मतलब मानने में बात आ रही है कि हर कोई जादू करता है। अरे, सोनाक्षी सिन्हा के केस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जो बिग बॉस की सारी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि पूजा मिश्रा का नाम हमें बिग बॉस से मिला है, उस पर भी बात करेंगे। सोनाक्षी सिन्हा के केस के बारे में एक और चीज लिंक की जाती है कि सोनाक्षी सिन्हा अपने फादर से इतना जादू सीख चुकी थी कि उन्होंने अपने फादर को वशीकरण करके जहीर के साथ शादी करने के लिए कन्विंस किया था, क्योंकि उस जो सोनाक्षी सिन्हा के फादर हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। अब सोचे कि एक बंदा जो रिलीजन में शादी नहीं हो रही, दिव्या भारती का जब हमने केस डिस्कस किया था तो ये भी एक एस्पेक्ट सामने आया था उनकी डेथ का, कि ये कहा जाता था कि दिव्या भारती को बहुत
प्रेशर दिया जा रहा था जब उनकी साजिद के साथ शादी हुई और हम्म। दिव्या भारती और साजिद की शादी जब मंजर आम पर आई तो हिंदू उन पर मुस्लिम बहुत क्लैश। ज्यादा प्रेशर आ गया था। यस, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा और जहीर पर हमने इस तरह का कोई प्रेशर फील नहीं किया। आपने नोटिस किया होगा। हाँ, सही बात। क्या रीजन हो सकती है इसकी? कुछ ना कुछ तो रीजन होगी कुछ ना। ना कुछ तो और होगा, शत्रुघ्न सिन्हा जाहिर सी किस बात तरह है। से राजी हो गए एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हुए? ना उन्होंने ये सोचा कि मेरी पार्टी बैठ जाएगी, ना उन्होंने ये सोचा कि मुझे बैकलैश आएगा, ना उन्होंने ये सोचा कि मेरा वोट काउंट कम हो जाएगा। सोनाक्षी ने किसी ना किसी तरह से तो कन्विंस किया था। और कुछ लोगों का ये मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा ने जादू के जरिए कन्विंस किया था अपने पापा को जहीर से शादी के लिए। ये एक रीजन भी हो सकती है। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा का ये कहना है कि वो बचपन से ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। मैंने भी सुना है। हाँ, ये सुना ना आपने। सोनाक्षी कहती है कि मैं बचपन से ऐसा फील करती हूँ कि मैं गॉड के साथ कनेक्टेड हूँ। और मतलब इवन अमूमन अगर हम बच्चों की बात सुने तो टीन एज में जाके इंसान ये चीजें ज्यादा महसूस करना शुरू बिल्कुल। करता है। सोनाक्षी सिन्हा का ये कहना है कि वो टीन एज से भी पहले गॉड के साथ अपना एक अलग ही कनेक्शन फील किया करती थी। सोनाक्षी सिन्हा ने इवन बताया कि एक दफा सोनाक्षी सिन्हा ने एक नई डॉल बाय की और सोनाक्षी सिन्हा किसी बात पे नाराज थी अपने पेरेंट्स के साथ, और किसी पेरेंट्स के साथ नाराज थी बात पे। और मन बच्चे ये करते होते हैं कि रोध हो गए अपने रूम में चले जाया करते हैं। सोनाक्षी ने भी यही किया कि अपने पेरेंट्स के साथ नाराज होके वो रोते रोते रूम में चली गई। रूम में रोते रोते जब वो जाके बैठ गई और यूं सर झुका के रोना शुरू कर दिया सोनाक्षी सिन्हा ने। सोनाक्षी का ये कहना है कि मुझे यूं फील हुआ कि मेरी डॉल भी मेरे साथ साथ रो रही है मुझे देख के। यानी सोनाक्षी की डॉल सोनाक्षी का दर्द महसूस कर रही थी। अच्छा। यस। सोनाक्षी सिन्हा ने एक और हॉरर एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, क्योंकि मोस्टली ये कहा जाता है कि जो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं या कुछ लोग जो कनेक्टेड होते हैं गॉड से किसी ना किसी वे में, उन लोगों की थर्ड आई ओपन होती है और वो लोग इन मखलूकात को देख सकते हैं। ये मखलूकात उनसे कनेक्ट कर लेती हैं इजीली। सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि एक दफ़ा वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी उन दिनों और वर्क स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था, लेट नाइट शूट्स थे। और आपको पता है अक्सर जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो खुद सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका ब्रेन चल रहा होता है कंटिन्यूसली। सोनाक्षी ने कहा मेरा वर्क स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और मैं घर आई और घर आके मतलब घर जो उसके पेरेंट्स का घर था शादी से पहले, वहाँ पर आई और वहाँ पर ना मैं अपने रूम के अंदर जाके माँ पापा सो चुके थे और सोने की कोशिश करना स्टार्ट कर दी। अभी मैं लेटी हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं मेरी स्ट्रगल, ये मेरी टेंशन्स कब खत्म होगी। तो इतने में मुझे फील हुआ है कि किसी ने आके मेरा सर दुबाना स्टार्ट कर दिया। यस। और सोनाक्षी ने कहा मैं इस कदर डर गई कि मैं वहीं पर फ्रीज हो गई और ना मैं हिलने जुलने के काबिल रही और ना मैं आवाज दे पा रही थी किसी को। और थोड़ी देर बाद सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि जब मुझे फील हुआ कि अब थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, अब मैं अपने हलक से आवाज़ निकाल सकती हूँ, और जब मैंने आंखें खोल के देखी तो रूम में कोई भी नहीं था। यस। लेकिन सोनाक्षी ने कहा कि उसके बाद मुझे एक चीज़ फील हुई कि उसके बाद में बहुत लाइट लाइट फील करना मैंने ना, मुझे लगा कि मेरी रूह पे जो बोझ था वो हल्का हो गया। अच्छा, बिग बॉस की हम बात कर रहे थे, पूजा मिश्रा का वहाँ पे जिक्र आया था। आपने बिग बॉस के बारे में एक बात सुनी है कि बिग बॉस का जो घर है उस पर कोई ना कोई शराब है। यस। अब आप इस बात को नोट कर ले, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ, दीपिका जो श्वेब की वाइफ है, उन्होंने उधर पार्ट लिया, उनको कैंसर हो गया। पूजा मिश्रा कहती है मेरा करियर खराब हो गया। बिग बॉस के घर पे ऐसा क्या है कि कोई ना कोई जो वहां पे जाता है उसके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। वहां पे कोई ना कोई, तो मुझे ऐसा लगता है वहां पर एक चीज है। और ये जो लोगो है, खास तौर पे जो वन आई वाला लोगो है, कहा ये जाता है कि ये दज्जाल की तरफ या इल्यूमिनाटी सोसाइटी की तरफ एक इंडिकेशन है। ये कहा ये जाता है कि वो इल्यूमिनाटीज के साथ समहाउ कनेक्टेड है, और जहाँ पर इल्यूमिनाटी होगा वहाँ पर ऑब्वियसली सैटन भी होगा, शैतानी कुव्वतें भी होंगी। तो बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े एक्टर्स, और फिर उनकी किसी को कैंसर हो गया, किसी की सुसाइड होगी, किसी की डेथ होगी, तो मतलब एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। और होना नहीं चाहिए, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, एक आध दफा हो सकता है, सबके साथ मतलब नहीं हो सकता। दीपिका ने बिग बॉस का सीजन किया, उसके बाद दीपिका को कैंसर हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला ने सीजन किया, सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हो गया। शिफाली जडेवाला बिग बॉस का पार्ट बनी और शिफाली जडेवाला को हार्ट अटैक हो गया। ठीक है। क्या है वहां पर?
कुछ ना कुछ तो ऐसी एंटिटी है। अच्छा, अक्सर किसी आप ना स्पिरिचुअल हीलर से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि कुछ घर भारी होते हैं। अक्सर जब इंसान घर खरीद रहा होता है या घर देख रहा होता है तो अक्सर जब वहाँ पे हम एंटर होते हैं तो बहुत एक नेगेटिव सी वाइब महसूस होती है और फील होता है कि वहाँ पर ना कुछ इस तरह से है। अगर हम अपना इस्लाम में बात करें तो वहाँ पर हम अपनी दुआ कराते हैं, हिंदुइज्म में देखा जाए तो वो लोग पूजा पाठ करवाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहा जाता था कि जो सुशांत का फ्लैट है वो बहुत भारी भारी फील होना शुरू हो गया था और वहां पर एक पंडित आते थे और वो डेली पूजा पाठ किया करते थे। अच्छा। रिया डेली सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर पूजा करवाया रिया करती थी। चक्रवर्ती की बात करें आप? यस, वो ओह। डेली सुशांत के फ्लैट पर एक पंडित को बुलाती थी और वो वहां पर पूजा किया करते थे बाकायदा। जब स्टेटमेंट सामने आई सुशांत सिंह राजपूत की तो 3 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ पूजा पाठ पे गए थे उनके। ओह। यस। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत के अगर आप केस की बात करें तो जो मैनेजर थी या उनकी फ्लैट की एक बंदी थी, इफ आई एम नॉट कंफ्यूज, तो उन्होंने नेकेड होके छलांग लगाई थी बालकनी से। यस। और ये कहा जाता है कि एक अफ्रीकन मॉडल थी जो पोजेस थी और वो पोजेस थी, उसने भी बालकनी से छलांग लगाई थी नेकेड होके। क्या कनेक्शन है ये? मतलब कोई ना कोई आत्माएं ऐसी है, कोई ना कोई पीछे खुफिया फोर्स ऐसी है जो नहीं चाहती कि उसका सीक्रेट लीक हो जाए, या कुछ रिचुअल्स इस तरह के कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, बिग बॉस के जब हमने घर की बात की थी तो बिग बॉस क्या कहते हैं जब भी बिग बॉस के घर पे किसी को निकाल दिया जाता है कि बिग बॉस आपको देख रहे हैं या बिग बॉस की आंख आपको देख रही है, वो एक आंख का इशारा। और जो दज्जाल के बारे में हम बात करते हैं वो ये कहा जाता है कि दज्जाल की एक आंख होगी, वो अपनी एक आंख से पूरी दुनिया को देख रहा होगा। और इंसान के बारे में भी जो ये कहा जाता है कि 2 नफ्स है उसके, एक रहमानियत का और एक शैतानियत का। तो आप सोचेंगे क्या कनेक्शन बनता है। खैर, हम बिग बॉस के घर की बात कर रहे थे। बिग बॉस के घर के बारे में खैर ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एंटिटी ऐसी है या कोई ना कोई एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है जो इंसान को बीमार कर देती है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी किसी इंसान को कोई भूत प्रेत नजर आ जाए तो उसका कई कई दिन बुखार नहीं जाता। ये बात आपने सुनी है? ठीक है। अक्सर हम अपनी नानी दादियों से सुनते थे कि कंघी करते वक्त शीशे में कोई साया नजर आ गया तो कितने कितने दिन बुखार नहीं गया। सही बात है। रितेश देशमुख जब रेड 2 शूट कर रहे थे तो रितेश देशमुख का कहना है कि वो खुद भी एक आर्किटेक्ट है और एक बहुत बड़ा पैलेस था। पैलेस कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं था लेकिन उनको एक नजर आया पैलेस और वहां पर एक सीन उनका शूट होना था। अब रितेश देशमुख एंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद ना रितेश देशमुख मतलब पूरा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनको गोल स्टेयरकेस एक नज़र आता है, बहुत फैसिनेट करता है वो। फिर एक स्टेयरकेस ऊपर जा रहा होता है, रितेश देशमुख वहां पर भी जाना चाहते हैं लेकिन ना अंदर एंटर होते ही रितेश को लगता है कि मेरी तबीयत ना कुछ बोझल बोझल सी हो रही है। खैर ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि ना अगर पहले ही सीढ़ियाँ चढ़ गया, सीढ़ियाँ उतरा तो थोड़ा सा थक जाऊंगा, पहले पैलेस को थोड़ा सा विजिट कर लेता हूँ, विजिट करने के बाद ऐसा करूंगा कि यहाँ पे टाइम बचा तो ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है। खैर उनका कहना है कि जो क्राफ्ट वर्क हुआ था पूरा पैलेस की दीवारों पर, मुझे बहुत फैसिनेटेड, जो आर्ट वर्क हुआ था पैलेस की वॉल्स पे मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा था। जो मिरर वर्क हुआ था वो उन्हें बहुत पसंद आ रहा था, सारा कुछ उन्होंने बताया। अच्छा, उनका कहना है चलते चलते ना मुझे एक बेसमेंट नजर आती है। रितेश देशमुख चलते चलते उस बेसमेंट में चले जाते हैं। कहते हैं दिन का टाइम है और फुल रोशनी है और पुराने जमाने में जो बेसमेंट होती थी ना उसमें ना रोशनदान काफी ज्यादा बने होते हैं। अच्छा, मैं ना पंजाबी कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए एक हवेली कहीं शूट करने के लिए पिंड पडाना जो लाहौर के बिल्कुल बॉर्डर साइड पर आता है, अगर वहां से आप लाइन क्रॉस करो तो आप अमृतसर पहुंच जाते हो। और ये कहा जाता है कि वो एक हवेली है वहां पर, उसके अंदर एक सुरंग है जो सीधी लाहौर से अमृतसर भी जाती है। अच्छा। यस, मैंने वो विजिट की भी। अच्छा, उसकी जब बेसमेंट में हम एंटर हुए ना तो नीचे काफी ज्यादा रोशनदान बने हुए थे और हम दिन के टाइम एंटर हुए। फिर हमने एक विजिट थोड़ा सा शाम को भी किया लेकिन जब हम शाम को भी उधर गए ना तो अच्छी खासी रोशनी थी वहां पर। पुराने जमाने में क्योंकि जब आपने बेसमेंट में जाना है तो हवा की क्रॉसिंग के लिए इस तरह से उन्होंने बनाई होती है। रितेश देशमुख का ये कहना था कि नीचे जब मैं बेसमेंट में गया अच्छी खासी रोशनी थी लेकिन जैसे जैसे मैं आगे आगे चलता गया मुझे फील होता गया कि रोशनी मध्यम होती जा रही है। अच्छा, उन्होंने कहा मैं आगे चलता गया लेकिन कोई ऐसी फोर्स थी जो मुझे आगे खींची जा रही थी अपनी तरफ। रितेश देशमुख का ये कहना है कि आगे अंधेरा था, मैं आगे जाना नहीं चाह रहा था लेकिन कोई ना कोई एनर्जी मुझे आगे खींच रही थी। मैं चलता गया चलता गया चलता गया और आगे जाके पूरा रास्ता अंधेरे में बदल गया जहां पर मैं डर गया। कहता है जब मैं वहां पे डर गया ना तो मैं 2 सेकंड के लिए वहां पे फ्रीज हो गया। मुझे पीछे से किसी ने क्रू में से आवाज दी कि सर आप कहाँ पर हैं, आपको सारे ढूंढ रहे हैं शूट के लिए। तो मेरे मतलब
वहाँ से होश बहाल हुए और जब मैं ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने सीन शूट किया। सीन शूट करने के बाद जब मैं घर गया तो मुझे 104 बुखार हो चुका था। यस, यहाँ पे मतलब सिर्फ वो जगह नहीं जो वीराने में होती हैं, या वो जगह नहीं जो गैराबाद होती हैं, वो जगह जहाँ पर लोग शूट्स करते रहते हैं, वो जगह जहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी एंटिटीज मौजूद होती हैं। अच्छा, आप ये देखें कि यमी गौतम, हमने एक बात की थी कृति सेनन जब दिल वाले मूवी शूट कर रही थी, ठीक है। तो वो होटल में गई। अच्छा, होटल के बारे में ना उनको उनकी मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि ये होटल का रूम हॉन्टेड है। कृति सेनन ने कहा कि मैंने उनकी बात पे इतना यकीन नहीं किया क्योंकि मैं इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करती थी। लेकिन हुआ ऐसे कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप रिमूव करने के बाद जो मेकअप रिमूवर था उसको ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया। अच्छा, और उसके बाद हम दोनों बेड पे बैठ के बातचीत स्टार्ट कर दी हम दोनों ने। थोड़ी देर हुई, बातचीत कर रहे हैं, एकदम से वो बॉटल नीचे गिर जाती है। अच्छा, कृति सेनन ने कहा मैंने यूं देखा ना रूम का फैन ऑन है और ना विंडो ऑन है, तो हवा कहाँ से आई? अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट ने उनकी कहा कि हो सकता है कि एसी के फैन से हवा लग गई हो, बॉटल के अंदर थोड़ा सा ही सिर्फ मटेरियल है, बॉटल नीचे गिर गई हो। कृति सेनन उठती हैं और बॉटल को उठा के थोड़ा पीछे करके रख देती हैं, बेड पर जाकर बैठती हैं, बात करना स्टार्ट करती हैं, बोतल फिर नीचे गिर जाती है। यस, कृति सेनन ने कहा कि 3 से 4 बार ऐसा हुआ और हमें वो रूम बदलना पड़ा। अच्छा, और शूटिंग के दौरान ना होटल रूम्स में मोस्टली ऐसे होता है। सिर्फ ये बात हमें लगता है ना कि सिर्फ के एशियन कंट्रीज में या जो मुसलमान हैं या जो हिंदूस हैं वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। यूरोप में विच क्राफ्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है। यमी गौतम का कहना है कि मैं यूरोप में एक बार शूट कर रही थी और वहाँ का एक होटल रूम था। अब वहाँ पे जाके जब मैंने होटल में चेक इन किया ना, तो वहाँ पे जो होटल का स्टाफ था उसने ना आपस में मतलब खुसफुस शुरू कर दी, जो हम अपनी लैंग्वेज में खुसफुस स्टार्ट कर दी, मतलब कान में गॉसिप करना स्टार्ट कर दी। तो यमी गौतम ने कहा कि मैंने इंग्लिश में उनसे पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग, कि कुछ है जो आप लोग शेयर करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने की पकड़ाते हुए मुझे कहा कि आई गेस दिस रूम इज हॉन्टेड। यमी गौतम ने कहा कि मैं उस टाइम थक इतना ज़्यादा चुकी थी कि मैं बहस करने के मूड में भी नहीं थी, और मोस्टली मैं डरती भी नहीं हूँ। यमी गौतम का कहना है कि मैं वो बच्ची थी जो अपने घर में छिपकली कॉकरोच से भी नहीं डरती थी, ना भूत प्रेत से डरती थी। तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, अब जो मिल रहा है इस टाइम मिल रहा है, सुबह अर्ली शूट है, क्योंकि अक्सर जब हम फॉरेन कंट्री शूट के लिए जाते हैं तो हमारा वर्क स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है। हाँ, अर्ली मॉर्निंग शूट होते हैं हमारे, रात जल्दी पैकअप करना होता है। कोशिश होती है कि अगर यूरोप आए थोड़ा घूम भी लिया जाए या स्पेल को टाइमली कंप्लीट कर लिया जाए। यमी गौतम ने कहा कि मैंने उस टाइम की पकड़ ली और मैं रूम में चली गई। रूम में गई हूँ, चार्जिंग लगाई है फ़ोन पे, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। पहला मिसहैप हुआ मेरे साथ। अच्छा, यमी गौतम ने कहा चलो, मैंने कहा चलो किस्मत यहाँ से ख़राब है, लाइट ऑन करती हूँ, कुछ पानी पी लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। लाइट ऑन की है, 5 मिनट पूरे लाइट चलने के बाद लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई। पहली इंडिकेशन होती है। यस, यू आर राइट। ये कहा जाता है कि जब भी कोई पैरानॉर्मल एंटिटी आपके इर्द गिर्द हो तो लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। वही हुआ यमी गौतम के साथ। फ्लक्चुएट होती है ना, क्योंकि कहा यह जाता है कि इनकी भी एक एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब वो होते हैं तो उस वजह से कुछ उस तरह से होता है। यस, यमी गौतम का कहना है कि चलो, मैंने कहा लाइट ने भी तंग करना स्टार्ट कर दिया है, टीवी ऑन कर लेती हूँ क्योंकि टीवी की लाइट में सो जाऊंगी। मैक्सिमम ये कर लेती हूँ मैं। टीवी ऑन किया, टीवी कनेक्ट नहीं हो रहा, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कोई भी सिग्नल मुझे नहीं जीने दे रहा इस रूम के अंदर। अच्छा, एंड पे आके यमी गौतम ने कहा कि मैं वो लड़की जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी, हाथ जोड़कर होटल के कमरे में कहना स्टार्ट कर दिया कि अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो मुझे तंग ना करे, मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत शूट्स है। मतलब इसी तरह से नुसरत तो फिर ये क्या वो फिर चीज़ों ने छोड़ दिया? नहीं, फिर उनको मजबूरी, उनका कहना है मुझे वहाँ पे सोना पड़ा और अगले दिन मैंने उस होटल रूम में रहने से इनकार कर दिया था। इतनी इंडिकेशन, पहले उनका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, फिर लाइट ख़राब हो रही है, फिर टीवी वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा, और होटल रूम का स्टाफ ऊपर जाने से पहले उनको इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। यार शुरू में हम बात कर रहे थे ना सोनाक्षी की। अब सोनाक्षी की ना आपने 2 एस्पेक्ट्स को डिफाइन किया कि एक तो वो स्पिरिचुअल बहुत हैं और उनकी जो कोई कंधे दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, वो लाइट हो रही है। दूसरा एस्पेक्ट उन पे इल्ज़ाम या इल्ज़ामात हैं जो कि लोग कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत बड़ा जादूगर है, उनकी बेटी भी जादूगरनी है, और ये लोगों पे करते हैं। मिसाल है, शादी करने के लिए ज़हीर के ऊपर किया, या पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल करने के लिए, फॉर व्हाट रीजंस।
लेकिन देखें अगर इवेलुएट करके देखें, स्पिरिचुअलिटी ये लोग कह रहे हैं, लोग जादू कह रहे हैं। पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी बात सच्ची है, स्पिरिचुअलिटी वाली बात सही है या जादू वाली सही है? देन मैं अपना बताता हूँ। अच्छा, दो पर्सपेक्टिव जो मुझे ऐसा लगता है। सोनाक्षी सिन्हा ने अपना स्पिरिचुअलिटी वाला इंटरव्यू अभी रिसेंटली दिया है ज़हीर से शादी के बाद। पूजा मिश्रा की कंट्रोवर्सी जब सामने आई थी तो सोनाक्षी सिन्हा ने उस पर कोई भी बयान नहीं दिया था। हो सकता है कि सोनाक्षी सिन्हा दुनिया को ये दिखाना चाहती हो इनडायरेक्टली कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, ये सारी बातें मन घड़त बनाकर। मुझे ऐसा लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि पूजा मिश्रा की कंट्रोवर्सी, बिग बॉस की कंट्रोवर्सी और ज़हीर के साथ जो उनकी कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर से उनका ध्यान उठ जाए सारा का सारा। क्योंकि अब ज़हीर के साथ शादी के बाद उनकी अभी रिसेंटली कोई फिल्म नहीं आई। यार मुझे एक और मेरा मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, ऑब्वियसली हर एक के डिफरेंट हो सकते हैं। देखने वाले क्या समझते हैं हमें साथ साथ वो भी बताएं। आप कमेंट जरूर किया करें, साथ साथ हम कमेंट रीड करते हैं, मैं और लबीबा, कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आप क्या समझते हैं, क्या वो जादूगरनी है या नहीं है। इस तरह लबीबा का ओपिनियन भी आ गया, आपका भी आ गया, और अब मैं अपना बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लबीबा अगर तो वो जादूगरनी होती और मिसाल के तौर पे ज़हीर से शादी के लिए उन्होंने अपने बाप को मना लिया, या अगर वो इतने लेवल पे कर रही हैं, तो उनका नाम जब आया था दबंग में, इनका इतनी हाइप बनी, सबने कहा कि बड़ी खूबसूरत है ये वो, नाम बना। उसके बाद डाउनफॉल क्यों आ गया? मतलब इतनी लाइमलाइट में क्यों नहीं रही? अगर तो वो इतनी जादूगरनी है, तो वो तो बॉलीवुड के मतलब टॉप हीरोइंस में रहती। दबंग के बाद उनको कोई बड़ी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइप नहीं मिली, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म नहीं आई उनकी कि जो बहुत हिट गई हो। क्योंकि हम देखते हैं ना कि इंडिया में कुछ होती हैं हिट, कुछ होती हैं पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हिट हो जाती हैं, और लोग कहते हैं यार क्या बात है, क्या बात है। लेकिन दबंग के बाद मुझे मतलब मेरा जितना वो है, मुझे नहीं लगता इनकी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म आई जो अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हिट हुई हो। तो अगर वो जादू करनी है, तो वो इतनी खाली एक लड़के के पीछे तो नहीं ना वो सिर्फ जादू कर रही होंगी कि ज़हीर से शादी के लिए बस अपने पापा को मना लूँ और बाकी दैट्स इट। अगर तो वो ऐसी कोई चीज़ है, तो वो अपने आप को लाइमलाइट में रखें, वो कभी साइड पर ना होने दें, वो अपने ऊपर ट्रोलिंग ना होने दें। तो ये सारी चीज़ों को भी तो हम देख सकते हैं ना। अच्छा हसन, मेरा इसमें ये पर्सपेक्टिव है कि कंगना रनावत हुँ, मूवीज बहुत कम करती हैं लेकिन हुँ, हमेशा लाइमलाइट में नजर आती हैं। हुँ। कैसे? कुछ ना कुछ तो टैक्टिक्स है उनके पास। जादू। सोनाक्षी सिन्हा ने कब से मूवी नहीं की, लेकिन हाँ। सोनाक्षी सिन्हा हमें बॉलीवुड में उसी तरह से इन नजर आती हैं, मूवी इवेंट्स पर, प्रीमियर्स पर, अवार्ड शोज में किस तरह से नजर आती हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कंगना रनावत की। कंगना रनावत जो भी बात करती है वो वायरल हो जाती है, और कंगना रनावत के बारे में हमने ये भी बात की थी कि जब आध्यान सुमन का सारा केस हुआ था और कंगना रनावत पर एक फैन ने इल्जाम लगाया था कि कंगना रनावत एक चुड़ैल है, कंगना इज अ विच, तो कंगना रनावत ने बड़े हंसकर सोशल मीडिया पर जवाब दिया था कि हाँ मैं हूँ। कंगना रनावत ने इस बात को डिनाई नहीं किया था। कंगना रनावत ने आज तक इस बात को डिनाई नहीं किया कि मैं काला जादू करती हूँ या मैं वशीकरण करती हूँ या इस तरह की किसी एंटिटी से मदद लेती हूँ। लेकिन वो देखें, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली कभी कभी मकसद नहीं होता कि आप फिल्म ही कर रहे हो, आपकी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए सोशल मीडिया पे। इस तरह से अगर हम बात करें, जैसे कि हम बिग बॉस की बात कर रहे थे, सलमान खान ने रिसेंटली बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, लेकिन बिग बॉस का शो कौन होस्ट करता है? सलमान खान। और ये कहा जाता है कि जो भी इल्यूमिनाटी तंजीमें हैं, जो भी शैतानी तंजीमें हैं, वो सलमान खान को कई सालों से सपोर्ट करती आई हैं। अगर हम काले हिरन का केस देखें तो सलमान खान उस केस से किस तरह से बाहर आए थे। मतलब वो एक नामुमकिन केस लग रहा था, नामुमकिन केस लग रहा था, उस पर कितनी बड़ी सजा बनती थी। सलमान खान ने जब फुटपाथ पर सोए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसके बाद भी सलमान खान को इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी थी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सलमान खान के सर पर हाथ रखती हैं? अच्छा, उसके बाद सलमान खान खुद इतनी कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं, लेकिन सलमान खान खुद लोगों को कंट्रोवर्सी से कैसे निकाल के उठा के बाहर रख देते हैं। सूरज पंचोली का केस हमने देखा था, जिसमें जिया खान ने सुसाइड की थी और सूरज पंचोली का नाम आया था। सूरज पंचोली को किसने बचाया था? सलमान खान ने बचाया था। यस। तो किसी ना किसी तरह से जो इल्यूमिनाटीज है वो हेल्प कर रहे होते हैं इन लोगों की। शायद हमें ना नजर आ रहा हो कि वो फ्रंट एंड पे आगे सिर्फ मूवीज की सूरत में उनकी हेल्प कर रहे हैं, या बैक एंड पे उनकी जिंदगी के किन किन मसलों को हल कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है,
क्योंकि सलमान खान के बारे में मैंने इस केस को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया। और जो दूसरी आपकी बात थी कि अगर उनको मूवीज़ में एक टाइम पर अरूज मिला था, फिर डाउनफॉल आ गया था, हनी सिंह के केस में हमने क्या देखा था? हनी सिंह के केस में हमने देखा कि बच्चे बच्चे की जुबान पर हनी सिंह का गाना यो हुआ यो था। हनी सिंह नाम था, ब्रांड बन गया होता यस, ऑब्वियसली। बच्चे बच्चे की जुबान पर यो यो हनी सिंह का नाम होता था। लेकिन जब हनी सिंह के बारे में ये कंट्रोवर्सी खुलकर सामने आना शुरू हो गई कि हनी सिंह एक इल्यूमिनाटी है, तो हनी सिंह का एकदम से डाउनफॉल आ गया था। फिर हनी सिंह का एक बयान सामने आया, शायद आपने सुना हो। हनी सिंह का कहना था कि मैं एक चर्च में गया बाहर के मुल्क में। स्टोरी शायद मैं आपको आपको पता हो। बता सकता हूँ कि वहां पर वो चर्च में गए, पैन एशियन कंट्रीज हैं जो मलेशियन आई गेस के, वहां पर कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहाँ का ग्रीन चिकन उनको बहुत ज्यादा पसंद है, और वही उनके सामने ला के रखा गया और कहा गया कि हमें आपकी सारी पसंदों का पता है। और फिर उनको वो सैटेनिक चर्च में ले जाया गया और कहा गया कि आप नील डाउन करें, मतलब शैतान की एक तरह से पूजा करें, उसके सामने झुके। जब उन्होंने डिनाई किया या जो भी है, बताया गया कि क्या अगर आपको फेम चाहिए या पैसा चाहिए या वॉट चाहिए, वो आपको सारा कुछ इस तरह से मिलेगा। अब बकौल उनके, अब मजे की बात ये है कि मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। भाई एक्सेप्ट नहीं की तो इतना फेम फिर कैसे मिल गया? यस। अच्छा, और ये कहा जाता है कि जब भी कोई इल्यूमिनाटी का पार्ट होता है और वो इल्यूमिनाटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहा होता, या इल्यूमिनाटी को कहता है कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। हनी सिंह ने भी यही कहा कि मैं एकदम से डिप्रेशन में चला गया था। हनी सिंह के बारे में बाकायदा खबरें सामने आ रही थी कि हनी सिंह डिप्रेशन में चले गए हैं। हनी सिंह ने बाकायदा काउंसलिंग ली थी इस चीज़ की। अच्छा, एक और रिसेंटली अगर हम क्रॉस द बॉर्डर बात कर रहे हैं, तो एक केस हमारे सामने आया था वकार ज़का का। हाँ, यस, वकार ज़का की जब ये कंट्रोवर्सी सामने आई थी ना, तो वकार ज़का ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इल्यूमिनाटीज़ के बारे में सर्च करो। इल्यूमिनाटीज़ तो इनलाइटेंड लोग थे, उनके हाँ। पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ये काफ़ी सारे लोग मानते हैं। लेकिन वकार ज़का ने एक बयान ये भी दिया था कि जिसके पास पैसा और फेम होता है वो सब करते हैं, माहिरा खान भी करती हैं। इस बात का क्या मतलब था? मतलब इंडस्ट्री में कोई ना कोई वो लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, वकार ज़का के साइंस पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वकार ज़का ने ये जो साइन बनाया था, आपको क्या लगता है क्या था? वकार ज़का के मुताबिक ये 10 अप जो उनका कॉइन है उसका साइन था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो बैफोमेट है, जिसकी पूजा करते हैं, यस, ये उसका साइन है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जो हुब्बल है, जिसका स्टैचू ऑफ लिबर्टी से मिलता जुलता साइन है, जो अरब में एक बुत होता था जिसकी अरब पूजा करते होते थे और उससे अपनी ख्वाहिशात बलि देकर मांगा करते थे, वो जो है वो उसका साइन है। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज उस हवाले से सामने आती हैं। लेकिन वकार ज़का ने जो माहिरा खान के हवाले से बयान दिया था, अच्छा, माहिरा खान के बारे में अगर हम उनकी थोड़ा सा डायसेक्ट करें उनके करियर को, बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने पीक पर जा रही हैं, यंग है, जवान है। लेकिन अगर हम बड़ी स्क्रीन पर देखें तो माहिरा खान को ही मोस्टली फिल्मों में एज ए हीरोइन कास्ट किया जाता है। और माहिरा खान के बारे में बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं। फिरदौस जमाल ने इवन ये डायरेक्टली कहा था कि माहिरा खान अब हीरोइन आने की एज ग्रुप से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन स्टिल डायरेक्टर्स माहिरा खान को ही कास्ट करते हैं। ये बात तो हमने देखी है। अच्छा, फिर एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी रिसेंटली हानिया आमिर की लाइफ के बारे में कि हानिया आमिर ये वाला साइन बहुत ज़्यादा बना रही हैं। फिर हानिया आमिर को हमने देखा कि हानिया आमिर की बादशाह के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। हाँ, वो Yes. बड़ी एक कंट्रोवर्सी है। यस, हाँ। अच्छा, हानिया आमिर के जब कंट्रोवर्सी सामने आई ये वाली, उन दिनों हानिया आमिर की बादशाह के साथ बहुत पक्की दोस्ती थी। फिर हानिया आमिर को काम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ये सारी बात हम लोग जानते हैं। अगर हानिया आमिर की अर्ली लाइफ के बारे में बहुत कम लोगों को पता हो कि जब हानिया आमिर ने अपना करियर स्टार्ट किया था बिल्कुल, तो हानिया आमिर ने एक पोस्ट लगाई थी। हानिया आमिर को काफ़ी ज़्यादा एक्नी थी और हानिया आमिर ने कहा था कि मतलब ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, जिस पे लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था और हानिया ने कहा था मैं उन दिनों काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन अब जो चीज़ हानिया आमिर करती है वो एक ट्रेंड बन जाता है। और ये बात सामने ये मैं नहीं कह रही वो हानिया आमिर से हम सारे प्यार करते हैं, वो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, सेम वी लव माहिरा खान। लेकिन जो कंट्रोवर्सीज आती हैं सामने वो ये आती हैं कि वो उन लोगों को इल्यूमिनाटीज टारगेट करते हैं जिनका मुआशरे पे इन्फ्लुएंस होता है। ये अच्छा, मैं अभी आप ये बात कर ही नहीं है तो मेरा एक जानने वाला दोस्त ही है। अच्छा, वो इस तरह की ना चीज़ें करता रहता है, तो वो उसको भी ना इल्यूमिनाटी ग्रुप ने अप्रोच किया बाकायदा तौर पर।
तो मतलब आई एम नॉट नेमिंग हिम इंटेंशनली कि ऑब्वियसली बुरा लगता है कि उसके भी लोग यूट्यूब पे भी वो काम करता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। खैर एनीवेज उसको बाकायदा तौर पर उन्होंने अप्रोच किया, उन उसको मेल्स की, उसको बताया कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा हम काम देखते हैं, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, आप आएँ हमारे साथ काम करें, आप जितना कमा रहे हैं, आप जितना फ़ेम है आपके पास, हम इसको 10x कर देंगे। आपको मिसाल है अगर आप $5000 कमा रहे हैं तो हम इसको $10,000 कर देंगे। आप कमाएँ, आप फ़ेम और अगर इससे अलावा भी आपकी कोई डिमांड्स हैं तो वो उस पे भी हम करेंगे। आप इल्यूमिनाटी सोसाइटी या सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करें। आप शैतान को एक तरह से पूजने का ही कहते हैं ये लोग। अच्छा सबसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बड़ी ये इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है इस चीज़ को, सेल योर सोल टू सैटर्न। मूवीज़ के हम अंदर देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते हैं, हर जगह पर ये चीज़ कही जाती है कि देखिए एक चीज़ होती है ना जब एक नई-नई चीज़ आती है ना तो सारे कहते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है? लेकिन जैसे-जैसे वो नॉर्मलाइज़ होना शुरू होती है ना मतलब वो जैसे ही रहती है मीडिया के अंदर तो लोग उसको छोड़ देते हैं, डिफरेंट ट्रेंडिंग चीज़ों पर चले जाते हैं। तो वो नॉर्मलाइज़ हो जाती है चीज़। अब सेल योर सोल टू सैटर्न आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, मैं ये कह भी रहा हूँ ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं लग रही है। अगर तो आप देखते हैं इंग्लिश सीज़न्स देखते हैं, तो एक सीज़न है स्पेनिश था एलीट के नाम से, ठीक है? उसके अंदर अगर तो आप लोगों में से किसी ने एलीट सीज़न देखा हुआ है आपको आइडिया हो जाएगा और उसके आई एम नॉट श्योर कि कौन से सीज़न में वो लड़की आना शुरू हुई। खैर उसका नाम जो एक्चुअल नेम है वो है कार्ला डियाज़, ठीक है? तो मूवी के अंदर आई डोंट नो सीज़न के अंदर उसका क्या नाम था लेकिन ये है कि उसका नाम है कार्ला डियाज़। अब वो अक्सर ना अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट्स वगैरह लगाती रहती हैं तो मैंने उनको फॉलो किया हुआ क्योंकि वो सीज़न मैंने देखा था तो मैंने जो उनसे बाय चांस उसको फॉलो कर लिया। अब एक दिन वो पिक्चर लगाती हैं, स्टोरी लगाती हैं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करती हैं कि एक जिस तरह खंबा होता है, जो पोल लगा हुआ है और उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर रेड से लिखा हुआ है सेल योर सोल, ठीक है? बाकायदा ये पिक्चर है और नीचे नंबर है कि सेल योर सोल नंबर है और ऑब्वियसली देखें अगर कोई होमलेस है या अगर कोई लेट्स से कि किसी भी वजह से कोई फेमस होना चाह रहे हैं जो भी, अब ऑब्वियसली जब आप जाएंगे तो कोई डिमांड तो उनकी भी होगी ना। अब अरे खैरे को तो नहीं ना उठा के अभी कोई चरसी में वाली है उसको बोले हम आपको वीड तो पिलाते हैं, आप सोशल मीडिया पे तरह थोड़ी आपका होएगा। फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो कपड़े पहन लेता है आपकी कोशिश होती है मैं भी उस फैशन को अडॉप्ट कर लूं। तो अगर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जिसकी मिलियंस में फॉलोइंग है एग्जैक्टली वो अगर किसी चीज को प्रमोट कर रही है तो आप इवन उसी को खुश करने के लिए मुझे लगता है वो चीज करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल, मैं वही करना चाह रहा था कि जब आपकी इतनी फॉलोइंग होगी, तो फिर आप ऑब्वियसली जो उनसे ना उस जानिब बढ़ेंगे और देखिए ना उस पोस्ट के ऊपर रिएक्ट इतने ज़्यादा आए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं साथ-साथ ना खोल भी लूँ और आप सबको भी साथ-साथ दिखाऊँ कि वो अगर तो मुझे वो पोस्ट मिल जाती है। मिल जाती है तो आप दिखाते नहीं तो आप शेयर कर दीजिएगा हाँ, हम ऑब्वियसली यहाँ ये पर। पिन भी कर देंगे हम नीचे पोस्ट के। तो ये ये लोगों की कोशिश होती है मतलब कि वो लोग इंस्टाग्राम की देखें और उस असर पे कॉल करें। अच्छा हुआ कि आपने इंस्टाग्राम का नाम लिया। इंस्टाग्राम पे ना एक पेज है इल्यूमिनाटी के नाम से 8 मिलियन पीपल आर फॉलोइंग दैट पेज। कौन है वो 8 मिलियन लोग जो इल्यूमिनाटी के पेज को फॉलो कर रहे हैं? आप खुद सोचें। बिल्कुल, ये देखें 8 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर उनका कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो उस पे जाके कॉन्टैक्ट भी करेंगे और फिर वो डिमांड्स भी डालेंगे और इनका जो काम होता है ना ये वारदात ऐसी डालते हैं ना कि आपको कहीं न कहीं से आपकी लूप होल्स देख के आपको ये कर लेते हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स को, डाटा को इनके लिए हैक करना कोई बड़ी डील नहीं है। नथिंग एट ऑल। और हम देखते ये भी हैं कि माज़ी में एक ट्रेंड चला वीडियो लीक्स का। अब कोई भी एक्ट्रेस है जैसे ही हिट होती है उसकी लीक्स आ जाती हैं। अब ये क्या चक्कर है, कोई टिकटॉकर हिट होती है फ़ौरन लीक्स आ जाती हैं और इंटेंशनली वीडियो बनाई हुई। अब आप देखें मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करता, ऑब्वियसली आप फीमेल हैं। मुझे बताएं लबीबा कि आज तक आप कभी मतलब ऑब्वियसली एक अजीब सी बात है, अजीब सा सवाल कर रहा हूँ लेकिन आप हों या मैं हूँ, मैं जब अपनी प्राइवेट स्पेस में हूँ तो मैं शायद अपना सेल फोन रख के सामने शावर नहीं लूंगा। नो इवन मतलब मैं अपने घर वालों को भी अलाउ नहीं करती कि जब मैं घर पे बैठी हूँ तो कोई मुझे वीडियो कैमरा से शूट कर सकता है। नहीं देखें वो तो चले ठीक है, वो एक अलग चीज़ होगी।
अब प्राइवेट स्पेस में आप फीमेल हैं, आप शावर ले रही हैं, क्या अपने सेलफोन में मूवी बनाएंगी, वीडियो बनाएंगी? पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें नहीं तब होगी जब रखेंगी। शैतान मुझे हुक्म देगा। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि एक एक्ट्रेस है, अब मैं और आप है ना कि हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोग कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं है, कोई हमारी फिल्म्स कोई बॉलीवुड हॉलीवुड में हमारी फिल्म्स नहीं चल रही, हम लोग और जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस होगी या एक्टर होगी उसकी लाखों में मिलियंस में उसकी फॉलोइंग होगी अनडाउटेडली। तो वो जब वॉशरूम में जा रहा है, वो या अपनी प्राइवेट स्पेस में है, या लेट्स से हर एक की प्राइवेट लाइफ होती है, किसी प्राइवेट मोमेंट में अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड के साथ है, तो उसका क्या मकसद है फोन में उसको फिल्म करना या उसको बनाना या उसको रिकॉर्ड करना? ठीक है ना, आप खुद ही प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। और अगर कोई कैमरा सिंक के साथ या वॉश बेसिन के सामने रख के आप अपने आप को अनड्रेस कर रहे हैं और अपने फोन में सेव रखी हुई है, मकसद नहीं समझ आता उसका कि आपको इतना फेम है, आपको होता है कि यार कल को मेरा फोन गुम जाए, मेरी तो सारी चीजें लीक हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ये चीज रिकॉर्ड करें, इट मीन्स कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटेंशन बिहाइंड इट कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप सेंड कर रहे हैं किसी को। और हो ये भी सकता है कि आप अगर इल्यूमिनाटी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उनकी पहली डिमांड यही होती है। अच्छा हसन, बड़े ने कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे आज आपने पॉडकास्ट में बात की है। कसूर के एक बंदे का ना केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। कसूर में एक बंदे ने सुसाइड कर ली थी। सुसाइड करने के बाद जब लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो लोगों ने कहा कि ये बंदा अपने घर में खुश है, ये बंदा फाइनेंशियली स्टेबल है, बीवी है, बच्चे हैं, औलाद है, माँ बाप भी खुश हैं। तो मसला कहाँ पे आया उसकी ज़िंदगी में कि इस बंदे को सुसाइड करनी पड़ी। उस बंदे की जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो डेथ नोट मिलता है। डेथ नोट पे उस बंदे ने लिखा था कि इल्यूमिनाटीज ने मुझे कैप्चर कर लिया था। इल्यूमिनाटीज ने पहले मैं गरीब होता था और मेरे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ गए, मेरी जॉब चली गई, मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया। लेकिन जब घर के खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे थे, बच्चों की फ़ीस थी, पेरेंट्स बूढ़े थे, उनकी चीज़ें मैनेज करनी थी, तो इल्यूमिनाटीज ने मुझे अप्रोच किया। जब इल्यूमिनाटीज ने मुझे अप्रोच किया तो मैंने उनकी ऑफ़र फौरी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उस टाइम में डिप्रेशन में था। और जो बात हमने की, जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो इल्यूमिनाटीज उन पर अटैक करते हैं। बिल्कुल। उस बंदे को इल्यूमिनाटीज ने कैप्चर कर लिया। पहले इल्यूमिनाटीज ने उसको छोटी छोटी शर्तें दी कि सड़क पे जो बच्चा गुजर रहा है उसको मारो। इल्यूमिनाटी जो है इस तरह की जो होती है, आपको नफ्स आपका मार देते हैं कि आप लोग को बुरे से बुरा काम भी बुरा नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। उस बंदे ने कहा कि एक दिन ऐसा वक्त आ गया कि उस बंदे ने कहा जब आपकी वाइफ शावर ले रही हो तो आपने कैमरा इंस्टॉल करना है। देखिए एग्जैक्टली वही वाली बात जो मैंने आपको कहा। अच्छा, उस बंदे ने कहा कि अगर मैंने कहा इल्यूमिनाटीज का जो जिस बंदे के साथ मैं कांटेक्ट में था, मैंने कहा अगर मैंने ऐसा ना किया तो मुझे कहा गया कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी वाइफ आपको जिंदा नहीं मिलेगी। अब प्यार बहुत करता था अपनी बीवी से। कहता है मैंने कैमरा इंस्टॉल कर दिया, लेकिन उस कैमरे की सारी फुटेज डार्क वेब पे जाना स्टार्ट हो गई। डार्क वेब का लिंक था। अच्छा, जब वो फुटेज डार्क वेब पे जाना स्टार्ट होगी, मैं रातों को सो नहीं पाता था और मैं अंदर ही घुट घुट कर मर रहा था। और मैंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ से सारी चीज़ें कन्फेस किए बगैर ना जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ। मैं रोज़ एक मौत मर रहा हूँ, इससे बेहतर है कि मैं एक ही दफ़ा मर जाऊँ। और मैंने सुसाइड कर ली। जाहिर है फिर एंड तो इंसान का यही होता है, वो अपनी जान छुड़वा ले। यार आपने वो बात सुनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिर्फ डार्क वेब पर अवेलेबल है। इसी तरह से कहा जाता है कि जो बॉलीवुड की फिल्म आती है वो अक्सर डार्क वेब पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है। जो पठान मूवी आई थी, ये कहा जा रहा था कि वो डार्क वेब पे लीक कर दी गई थी ऑलरेडी। सेलिब्रिटीज़ का कुछ हिडन कनेक्शन होता है इल्यूमिनाटीज़ के साथ, डार्क वेब के साथ, और ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये बड़े बड़े स्टार्स को सपोर्ट कर रही होती है। बिल्कुल ठीक हो गया लबीबा, ये तो ऑब्वियसली हमने इन डिटेल देख लिया, समझ लिया इल्यूमिनाटीज़ को और वो सारी चीज़ें। बॉलीवुड से हमने शुरू किया था। अब अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता चलो, हमने देखा कि संजय दत्त की लाइफ के ऊपर एक मूवी बनी और बहुत कलरफुल लाइफ बताया कि जो स्ट्रगल्स थी, जिस तरह से शुरू हुई और फिर जो ड्रग्स वाले मामलात आए, फिर 93 में बम्बई ब्लास्ट के अंदर इनका AK-57 और 9mm पिस्टल निकला और वो सारी चीज़ें इनके टेररिज्म के साथ नाम जोड़ दिया गया, इनके मुकदमात बने, इन्होंने जेल में वक्त गुजारा, इवन दो इनके फादर एक पॉलिटिशियन थे, और वो सारी चीज़ें वो बड़े अच्छे से जो उनसे ना फिल्म आया हुआ है उसको जिस तरह से वो किया गया है ना, उसको पोर्ट्रे किया गया है, वो एक बड़े मज़े की स्टोरी है। और
सबसे अच्छी बात ये कि जो उनसे फ़िल्म के अंदर जो उनके फ़ादर का रोल है ना, वो बड़ा अच्छा दिखाया गया है। और अगर आपको मैं एक मज़े की स्टोरी बताऊँ कि संजय दत्त के जो वालिद हैं, जो उनके वालिद थे, अब तो फ़ौत हो चुके हुए हैं, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी उन्होंने रोल प्ले किया हुआ है। अच्छा। हाँ, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो उसके संजय दत्त के जो वालिद बन के आ रहे थे, वो एक्चुअली इनके अपने एक्चुअल वालिद हैं, अब अब्बू हैं उनके। और मज़े की बात ये कि उनके जो अब्बू हैं, उनकी जो पैदाइश है वो पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान के हमने तो देखा ना कि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो पेशावर वाली साइड से गए हैं, ठीक है? आपको आज मैं एक ये फैक्ट बताने लगा हूँ, उनके जो वालिद हैं वो जेहलम में पैदा हुए थे। संजय दत्त के वाले जेलम में पैदा जेल हुए। में पैदा हुए। और ये उन्होंने जो उनसे ना अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि वो उन्होंने गांव का भी बताया, एरिया भी बताया कि झेलम में फलानी फलानी जगह पे मैं सम डे जो उनसे झेलम आना चाहता हूँ, मेरी रूट्स वहाँ पर हैं, मेरे अब्बू की पैदाइश वहाँ पर, उनका गांव वहाँ पर। तो उन्होंने वो एरिया बताया हुआ है। तो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद पाकिस्तान जो उनके वालिद साहब की वजह से है, और पाकिस्तान वो आना चाहते हैं। अब वो ऑब्वियसली जो कंट्रोवर्सीज हैं पाकिस्तान और इंडिया की वजह से, वो उस वजह से वो आ नहीं सकते, लेकिन वो आना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस हैं? हाँ, वही मैं उसी तरफ आने लगा था कि वो तो हमने मूवी के अंदर देखा कि वो सारी चीज़ें दिखाई गई। अब संजय दत्त एक ना, जैसे सलमान खान है ना, सलमान खान की तरह ये भी ज़रा डॉन पर्सनैलिटी है, ठीक है? थोड़े से बदमाश टाइप, ठीक है? थोड़े से थोड़े बदमाश। से नहीं, ऑब्वियसली वो सबको पता है। अब ड्रिंकिंग हैबिट्स जो इनकी थी, लेकिन अब आके हम देखते हैं कि वो जो इनको अपनी एज में, मतलब ऑब्वियसली बहुत पहले मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, वो अब आ गई। ये मतलब लेटर एज के अंदर जो उनसे ना उनको वो मैच्योरिटी आ गई, और अब हम देखते हैं कि वो बड़ी मैच्योरिटी के साथ स्टेटमेंट्स देते हैं। और पहले जो वो संजू भाई का वो एक होता था कि भाई ये थोड़ा खतरनाक अच्छा बंदा है, हसन, वो अब चेंज जो हो गया। संजय दत्त की लव लाइफ है, ऐसी लव लाइफ नहीं देखी। संजय दत्त का ये बयान कि मैं 300 से ज्यादा औरतों के साथ सो चुका हूँ। उसके बाद संजय दत्त की जो क्रिमिनल केसेस हैं, संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स, मैं चाहती हूँ हम ना नेक्स्ट एपिसोड पूरी पूरा संजय दत्त की एपिसोड लाइफ पर बनता है, करें। पूरा एपिसोड बनता है। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको एक चीज बता के जाना चाहता हूँ, ऑडियंस के लिए भी और आपके लिए भी। संजय दत्त की मूवी आई, संजय दत्त की बायोग्राफी आई, बुक्स वगैरह उन्होंने जो अपनी लाइफ के ऊपर की, उसके अंदर और इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन एक मैंने इन्फॉर्मेशन का टुकड़ा निकाला और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। संजय दत्त के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो चुकी हैं, पोजेशन वाला सीन भी हो चुका है इनके साथ। ड्यूरिंग दैट टाइम हमने शुरू में ना, पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है, वो सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होता है, तो ये एंटिटीज़ हावी हो जाती हैं। अब अगर हम देखते हैं ना संजय की लाइफ, तो इनके ऊपर जो डिप्रेशन वाला टाइम था ना, वो बड़ा सख्त था। उसी दौरान संजय के साथ ऐसे ही हुआ कि समहाउ जो उनसे जिस तरह स्लीप पैरालिसिस होता है, लोग कहते हैं कि दबाव हो गया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन या शयातीन ने वो कर लिया। इनके साथ भी इसी तरह हुआ। एक रात सोने की कोशिश की, इनकी आंख खुली, इनसे उठा नहीं गया। इन्होंने कोशिश की कि मैं उठूं। एक दफ़ा हुआ, इन्होंने सोचा, इन्होंने पूछा बाद में जब वो नॉर्मल हुए कि वो जी आपको स्लीप पैरालिसिस हो गया होगा, इसी वजह से कोई मसला हो गया होगा। लेकिन वो पोजीशन थी। वो लेटर जो उनसे ना उसको पता चलना शुरू हुआ कि वो जैसे कहीं से आवाज़ आना, कहीं आसपास मौजूद होना, खैर चीज़ें गायब होना, चीज़ों का मज़ीद बिगड़ना, वो जो नेगेटिविटी थी, और फिर वो चक्कर आके बेहोश हो जाना, और मतलब एक-एक दिन पूरी आँख ना खुलना, वो वाली सारी एपिसोड्स। हाँ, ये संजय ने कवर ये भी किए कि वो मेरे जो वो है मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट। मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट, और जो उनके नौकर हैं वो भी, उन्होंने भी अक्सर औकात कहा कि आप नशे में आए, मैंने उठ के पूछा कि मुझे कुछ खाना दे दो, तो वो मेरा नौकर रोने लग गया कि आप तो 2 दिन बाद उठे हैं, आप इतने नशे में थे, आप इतने शराब के नशे में थे। लेकिन
इनके साथ ये भी होता रहा कि ये पोजीशन में भी रहे, ये बेहोश भी हो जाते थे और ये वाला इनके साथ ना सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये क्यों नहीं लाइमलाइट में आ सका, ये क्यों नहीं पब्लिक आई में इतना ज़्यादा आ सका, उसकी वजह ये थी कि उस टाइम पे वो उनके ऊपर वो केसेस चल रहे थे और वो फिल्म्स बिल्कुल नहीं कर रहे थे, पब्लिक आई से बहुत ज़्यादा दूर थे। लेकिन उन्होंने थैंकफुली वो अपनी जो रेमेडीज़ थी या जो पंडित्स के साथ और जो भी स्पिरिचुअलिटी जो उनसे होती है, स्पिरिचुअली उसको हील करवाया और वो उनका वो वाला मसला हल हो गया। लेकिन ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये भी एक स्टोरी है कि संजय दत्त पोजेस भी हो चुके हैं, जो कि आपको चीज मिलती मुझे है। नहीं पता थी आज हाँ, तक लाइफ में। ये वाला इंफॉर्मेशन का मैंने टुकड़ा निकाला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सुनने के बाद ना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा दिल कर रहा है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम संजय दत्त की संजय लाइफ दत्त पर के ही ऊपर करें। नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन आप लोग नेक्स्ट एपिसोड किस पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें बताएं कि आपको एपिसोड कैसी लगी, नेक्स्ट किस पर करें। और इसके अलावा आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स मैं और लबीबा ज़रूर पढ़ते हैं, अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें। फ़िलहाल के लिए आज की एपिसोड इधर तक ही थी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।